हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की पार्ट 11। इससे पहले की लास्ट क्लास में हम बात किए थे प्लास्टिड के बारे में और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। प्लास्टिड का ही टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उसके बारे में बात की। क्या आपने उनका एनसीईआरटी पढ़ा और उनको रिवीजन किया? तो रिवीजन करके आइए, फिर इस क्लास को लगाइए। और अगर आप उस क्लास को लास्ट क्लास को इससे पहले की सारे लेक्चर को देख कर आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की पार्ट 11। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लेट मी स्टार्टेड। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम के बारे में, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। तो आज की क्लास में बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम की बात करें तो ये क्या है? ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है। क्या है? मेम्ब्रेनलेस होते हुए भी ये प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेनलेस है, और ये मेम्ब्रेनलेस होते हुए भी ये दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दोनों में। प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। तो लिख लो इसके बारे में। तो राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। और ये तो हमारे अंदर यानी कि यूकैरियोटिक के अंदर तो पाया जाता है। यूकैरियोटिक के अंदर तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। तो दे आर इजली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर इसे आसानी से देखा जा सकता है। इसे आसानी से। तो सबसे पहले इसको किसने देखा था? सबसे पहले इसको देखा था जॉर्ज पायलेट ने देखा था। तो आपके क्वेश्चन में आएगा कि जॉर्ज पायलेट का एसोसिएशन किससे था? तो आप बताइएगा, जॉर्ज पायलेट का एसोसिएशन किससे था? राइबोसोम से था। किससे? राइबोसोम। समझ गए? और ये बना किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपके पास RNA एंड प्रोटीन। RNA एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब कितने तरीके के राइबोसोम होते हैं, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? हाउ आर यू गोइंग टू बी डिफ्रेंशिएट कि कितने तरीके के राइबोसोम होते हैं? तो चलो, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक यूनिट लेते हैं। एक यूनिट से इसको डिटरमाइन करते, दैट इज स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट that is Swedberg unit which determined the sediment कोएफिशिएंट। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? यानी कि आप लोगों ने तो मिक्सी देखी होगी। मिक्सी यानी कि मसाला मिलाते हैं, जूस बनाते हैं और वगैरह वगैरह जो करते हैं, उसमें मिलाकर वो करते हैं
उसका रस जो निकालते हैं वो क्या है, वो एक मिक्सी है। तो आप लोगों ने मिक्सी देखी हो, मिक्सी में जैसे मिक्सी में एक तरीके से फल काट कर एक तरीके से उसको घुमाया जाएगा तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। क्या होगा, सेटल डाउन, नीचे की तरफ आ जाएगा जितना भी ऊपर होगा। तो उसी तरीके से हमने एक मिक्सी लिया, क्या लिया, मिक्सी को बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन किया हमने। अलग अलग तरीके के राइबोसोम लिया, क्या लिया, राइबोसोम लिया, अलग अलग तरीके के राइबोसोम डाला और मिक्सी में डालकर इसको क्या क्या घुमा दिया, क्या क्या घुमा दिया। तो ये जितना भी इसका डेंसिटी होगा वो क्या होगा, वो नीचे सेटल डाउन होगा। वो क्या होगा, वो जितना भारी इसका मटेरियल होगा वो सब नीचे सेटल डाउन इतना जल्दी हो जाएगा, और जितना हल्का सा मटेरियल होगा वो उसको उतना ही लेट लगेगा सेटल डाउन होने में, समझ गए। तो उस डेंसिटी को मापने के लिए, उस डेंसिटी को निर्धारित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज़ एस, यानी कि दैट इज़ सेडिमेंट कोएफिशिएंट। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम, टाइप्स की बात करें तो आपके पास 70S, यानी कि S से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मीटर लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, उसी तरीके से लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है और डेसीमीटर है। उसी तरीके से आपका राइबोसोम का यूनिट क्या है, S है, क्या है, दैट इज सेडिमेंट कोएफिशिएंट। क्या है, सेडिमेंट कोएफिशिएंट। डेंसिटी का यूनिट उसी तरीके से हम क्या डिटरमिनेंट्स करते हैं, S करते हैं, क्या करते हैं, S, समझ गए। तो क्या ये मीटर, डेसीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर की तरह ये ऐड कर सकते हैं कि, यानी कि वो 5 मिनट पहले आया, 10 मिनट बाद में आया, 10 + 5 15 कर सकते हैं कि नहीं। इसको, ये डिफरेंट टाइप की यूनिट है, क्या है, ये डिफरेंट टाइप की यूनिट है, इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको ऐड नहीं करते। दिस आर नॉट एडिटिव, दिस आर नॉट एडिटिव, इसको ऐड नहीं कर सकते। तो चलो इसको एक बार इसको रिवाइज कर ले। राइबोसोम की बात करें तो ये मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली, ये तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ये साथ ही साथ आपके किसमें, प्रोकैरियोटिक में ही पाया जाता है। मेम्ब्रेनलेस होते हुए भी ये दोनों यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से देखा जा सकता है, इसीलिए इसको सबसे पहले किसने देखा था, जॉर्ज पायलट ने देखा था राइबोसोम। इसीलिए कहा जाता है कि जॉर्ज पायलट का एसोसिएशन किससे था, राइबोसोम से था। किससे था, राइबोसोम से था। और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इससे ये कितने तरीके की होते, ये राइबोसोम कितने तरीके के होते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या लिए, श्वेटबर्ग यूनिट लिए, जो कि विच डिटरमिनेट्स द सेडिमेंट कोएफिशिएंट, यानी कि एक मिक्सी में उसे मिलाकर इसे देखा तो डेंसिटी का जो यूनिट आया डेंसिटी का वो S आया, क्या, दैट इज सेडिमेंट कोएफिशिएंट। दिस आर नॉट, इसको ऐड नहीं कर सकते, तो चलो आगे बढ़ते, इसको फोटो खींच लो। अब हम बात करेंगे कि कितने तरीके के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम की बात करते हो ये 2 तरीके के होते हैं, दैट इज 70S एंड 80S। 70S और 80S ये क्या होता है, ये स्मॉलर सब यूनिट में डिवाइड होता है। क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट में डिवाइड होता है।
इसका स्मॉलर सब यूनिट क्या है, दैट इज़ 30s एंड लार्जर सब यूनिट 50s। अब 30 + 50, 30 + 50, अब 80 भी स्मॉलर सब, दो स्मॉलर सब यूनिट में डिवाइड होता है, तो इसको लिख लें। तो यह आपका 40s स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट 60s। अब देखिए आप कहोगे कि 40 + 60 ये कितना होता है, 100 होता है। 50 + 30 ये क्या कितना होता है, 80 होता है, लेकिन आपने कितना लिखा, 70। तो मैंने आपको पिछली पेज पर ही बता दिया कि दीज आर नॉट एडिटिव, इसको ऐड आप कर ही नहीं सकते। ये क्या है, श्वेडबर्ग यूनिट है। क्या है, श्वेडबर्ग यूनिट है। बायो की भाषा में ये अपना जो मैथ वाला 10th क्लास वाला मैथ जो है वो अपने पास ही रखिएगा। यहाँ बायो में आपका काम नहीं करेगा यह मैथ। तो ये यहाँ 50 + 30 कितना होता है, 70 ही होता है बायो में, क्योंकि ये क्या है, श्वेडबर्ग यूनिट है। क्या है, श्वेडबर्ग यूनिट है। तो 30s भी फर्दर डिवाइडेड होता है, दैट इज 16s RNA। और 50s भी फर्दर डिवाइडेड होता है, दैट इज 5s RNA, 5s RNA एंड 23s RNA। समझ गए। 30s डिवाइड होता है 16s RNA एंड 50s डिवाइड बना होता है, मिलकर बना होता है 5s RNA एंड 23s RNA। अब 40s की बात करें तो ये भी बना होता है किससे, 18s RNA। और इसकी बात करें तो ये भी बना होता है स्मॉलर सब यूनिट से, दैट इज़ 5s RNA and that is 5.8s RNA, that is 28s RNA। समझ गए। ये कितने में डिवाइड होता है, देखिए 30s 16s RNA फर्दर डिवाइडेड होता है, फर्दर बना होता है 16s RNA से, जबकि 50s बना होता है 5s RNA एंड 23s RNA से, जबकि 40s बना होता है आपका 18s RNA एंड 60s बना होता है आपका 5s RNA एंड 5.8s RNA एंड इसको माइनस मत समझ लेना, ये एरो है। क्या है, एरो है एक तरीके से। 5.8s RNA SRRNA 28s RNA। समझ गए। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए स्मॉलर सब यूनिट, इसका राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट, ये क्या होता है, जुड़ा होता है। ये जुड़ना नहीं चाहता है। क्या, ये जुड़ना नहीं चाहता है। ये एक साथ मिलकर रहना पसंद नहीं करता। ये अपने से अलग हो सकता है, लेकिन इसको जोड़ कर रखने में कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, इसको जोड़ कर रखने में एक आयन, दैट इज़ 1 आयन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन इसको, अब क्वेश्चन में आ सकता है कि राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट को जोड़ने में किस आयन की मदद से ये जुड़ा होता है, किस आयन की मदद से ये जुड़ा रहता है। तो आप आंसर क्या दीजिएगा, मैग्नीशियम आयन। क्या, मैग्नीशियम आयन।
अब राइबोसोम की फंक्शन की बात करें, फंक्शन, राइबोसोम की फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस। एंड इसीलिए इसको क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोला जाता है, प्रोटीन, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, समझ गए, प्रोटीन की फैक्ट्री। इसलिए इस, अब लोकेशन की बात करें तो ये पाया कहाँ किस किस कहाँ पाया जाता है। लोकेशन की बात करें, लोकेशन की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक में तो पाया ही जाता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में तो पाया जाता है। साथ ही साथ आपका यूकैरियोटिक में भी पाया, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में तो कुछ होता नहीं है। प्रोकैरियोटिक में कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में किससे जुड़ा होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दैट इज कौन सा टाइप का, 70S टाइप का। जबकि यूकैरियोटिक में किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक की बात करें तो ये भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। दैट इज 80S। कौन सा टाइप का, ER के साथ किससे जुड़ा होता है, ER के साथ जुड़ा होता है। ER, साइटोप्लाज्म में ER के साथ जुड़ा होता है। कौन सा, राइबोसोम, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। अब कुछ कुछ ऑर्गेनेली के पास भी पाया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसको, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। एंड आपका क्लोरोप्लास्ट, 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 क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। कौन सा टाइप का, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S टाइप। देखिए अब 70S साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक में भी 70S पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नहीं, कि प्रोकैरियोटिक का ही अंश किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में है। बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं, कैन यू से, प्रोकैरियोटिक का अंश किस में है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। किस रूप में है, माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में और क्लोरोप्लास्ट के रूप में। समझ गए, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे राइबोसोम इज डन बाय, इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो। अब हम बात करेंगे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटल स्केलेटल स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटल स्केलेटन, साइटोस्केलेटन। देखिए साइटो यानी कि सेल, स्केलेटन यानी कि ढांचा। जैसे हमारी बॉडी में ढांचा कौन बनाता है, बोन्स, बोन्स बनाता है। बोन्स क्या करता है, हमारे बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट करता है। इसी तरीके से इसमें, इसी तरीके से सेल में भी स्केलेटन यानी कि किससे बनी होती है, प्रोटीन की बनी हुई थ्रेड, जो कि सेल को शेप देती है और सपोर्ट करती है। तो ये क्या है, साइटो यानी कि साइटोप्लाज्म, साइटो यानी कि सेल, यानी कि साइटोस्केलेटल इसका नाम ही है। तो दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म,
दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। एंड ये प्रोटीन की बनी होती, किसकी? प्रोटीन की, प्रोटीनेशियस थ्रेड, प्रोटीन की बनी हुई धागेदार स्ट्रक्चर है, धागेदार स्ट्रक्चर है। कितने टाइप की होती है ये कितने तरीके के होते हैं? ये 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल, फर्स्ट वन इज माइक्रोट्यूब्यूल, second one is microfilament, then third one is intermediate filament, समझ गए? इंटरमीडिएट फिलामेंट। 3 तरीके के ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होती है। अब माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें, सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो इसके पास ये क्या है? ये हॉलो स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? हॉलो यानी कि खोखला। ये क्या है? माइक्रोफिलामेंट। ये है आपका सॉलिड स्ट्रक्चर। क्या है? आपका सॉलिड स्ट्रक्चर है। क्या है? सॉलिड है। ये हॉलो, ये सॉलिड, ये फिर भी ये इंटरमीडिएट, फिर आपका हॉलो है। क्या है? हॉलो स्ट्रक्चर है। समझ गए? अब इसके पास कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसके प्रोटीन की बात करें तो इसके पास ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके पास एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक्टिन एंड मायोसिन ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, जो लोकोमोशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो, इसके पास नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाएगा। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो सकता इसमें। समझ? ट्यूबुलिन यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन यानी कि ट्यूब बनाने वाला प्रोटीन। समझ गए? तो ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो नहीं होगा, तो ये क्या है? एक तरीके से नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। क्या है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। क्या है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक तरीके से। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकता। ये क्या कर सकता है? ये सिर्फ असेंबली एंड डिसेंबली कर सकता है। क्या कर सकता है? ये असेंबली एंड डिसेंबली, यानी कि ये सेल के सामान को, तो ये सेल के अंदर सामान को जोड़ने में हेल्प कर सकता है एंड तोड़ने में हेल्प कर सकता है। ये क्या कर सकता है? तोड़ सकता है और जोड़ सकता है। तो दैट इज असेंबली में। किसमें हेल्प करता है? असेंबली की बात करें तो इस असेंबली करने के लिए इसके पास चाहिए जीटीपी आयन एंड कैल्शियम आयन। क्या चाहिए? किसकी रिक्वायरमेंट है असेंबली करने के लिए? कैल्शियम आयन की। किसकी? कैल्शियम आयन की। समझ गए? अब ये क्या बनाता सेल के अंदर? ये बनाता आपका सिलिया बनाता है। ये क्या बनाएगा? सिलिया बनाएगा, फ्लैजिला बनाएगा एंड ये बनाएगा बेसल बॉडी बनाएगा एंड आपका ये और क्या बनाएगा? बेसल बॉडी बनाएगा और माइक्रो स्पिंडल फाइबर बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पिंडल फाइबर, ये सेंट्रियोल भी बनाएगा। क्या बनाएगा? ये सेंट्रियोल भी बनाएगा आपका। सेंट्रियोल बनाएगा और आपका स्पिंडल फाइबर बनाएगा
स्पिंडल फाइबर, तो ये क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर बनाया, तो ये एक सेल को मोटेलिटी में हेल्प करेगा, गतिशील बनाने में हेल्प करेगा, तो सेल मोटेलिटी, दैट इज सेल मोटेलिटी में हेल्प करेगा, सेल मोटेलिटी एंड सेल शेप, सेल को क्या करेगा, शेप देगा, एंड रिजिडिटी, एंड सेल को क्या करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगा, समझ गए। अब ये क्या है, माइक्रोफिलामेंट क्या है, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। इसको हम पढ़ेंगे किसमें, इसको हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ गए। तो चलिए, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बनाएगा, तो ये इसमें प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये ना एनिमल सेल जब डिवाइड होता है तो उसके अंदर ये एक फ्रो बनाता है, क्या बनाता है, सेल का फ्रो बनाता है, सेल फ्रो फॉर्मेशन ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीज़न, समझ गए। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो ये क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, एक तरीके का क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या बनेगा, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, बास्केट या बकेट, न्यूक्लियस के अराउंड बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, बास्केट या बकेट यानी कि बाल्टी लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, किस लिए, कहाँ बनाएगा, अराउंड न्यूक्लियस, समझ गए। तो एक बार इसको रिवीजन कर लें। साइटोस्केलेटल यानी कि साइटोप्लाज्म, देयर आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्रोटीन की थ्रेड से बना होता है, क्या किससे बना होता है, प्रोटीनेशियस थ्रेड से मिलकर बना होता है, प्रोटीनेशियस थ्रेड से मिलकर बना होता है। ये कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो है, माइक्रोफिलामेंट सॉलिड है, इंटरमीडिएट फिलामेंट हॉलो है, और इसके पास माइक्रोट्यूब्यूल के पास ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, माइक्रोफिलामेंट के पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट के पास नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है। इसके पास कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एक्टिन एंड मायोसिन पाया जाता है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये असेंबली और डिसेंबली में हेल्प कर सकता है। असेंबली के लिए जीटीपी आयन की रिक्वायरमेंट और कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। ये सेल का सिलिया बनाएगा, फ्लैजिला बनाएगा, बेसल बॉडी बनाएगा एंड सेंट्रियोल बनाएगा। ये और क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर भी बनाएगा। तो स्पिंडल फाइबर बनाएगा तो ये ट्यूबुलिन यानी ट्यूब में क्या करेगा, मोटिलिटी में हेल्प करेगा, तो एक तरीके से सेल मोटिलिटी में हेल्प करेगा और सेल को शेप देगा एंड सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। अब कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट होता है, इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। सेल जब एनिमल सेल जब डिवाइड हो रहा होता है तो सेल फ्रो यही बनाता है, यही माइक्रोफिलामेंट ही बनाता है, समझ गए। सेल फ्रो फॉर्मेशन ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन, ये क्या है, एक तरीके का नॉन इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, एक तरीके का नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये बास्केट लाइक
स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियस के अराउंड इसको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने के लिए, समझ गए। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो इसका फ़ोटो खींच लो एक बार। अब बताओ ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन लेस है। क्या है मेम्ब्रेन लेस? मेम्ब्रेन लेस होते हुए भी वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में भी किस में? ओनली एनिमल सेल में पाया, दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को जुड़ने से क्या बनता है? सेंट्रोसोम। तब हम क्या डिस्कस करेंगे अब? सेंट्रोसोम। क्या डिस्कस करेंगे? सेंट्रोसोम। centrosome, that is centrosome, that is called as centrosome। centrosome की बात करें तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में भी किस में? ओनली एनिमल सेल में। किस में? एनिमल सेल में। एनिमल सेल, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल, ओनली एनिमल सेल, समझ गए। तब ये किससे बना होता है? ये दो सेंट्रियोल देयर आर टू सेंट्रियोल इस तरीके से परपेंडिकुलर जुड़ा रहता है। परपेंडिकुलर, पहले एक सेंट्रियोल इस तरीके से होता है, ध्यान से दिख रहा है कि नहीं? एक सेंट्रियोल इस तरीके से और एक सेंट्रियोल इस तरीके से आपका होता है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर जुड़ा होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर जुड़ा होता है। अब परपेंडिकुलर जो जुड़ा होता है इसके अराउंड ये पाउडर के फॉर्म में इस तरीके से अमोर्फस छिड़का होता है। क्या होता है? ये कोई लेयर नहीं है, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये क्या है? पाउडर के फॉर्म में ये क्या है? अमोर्फस है। इसको लिख लो, एमोर्फस। क्या है? एमोर्फस। इसको और क्या बोलते हैं? इसको और बोलते हैं एमोर्फस, दैट इज पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, समझ गए। और इसको क्या बोलते हैं? और नाम है इसका, दैट इज काइनोप्लाज्म भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सेंट्रोफेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोफेयर। कितना नाम है? 4 नाम है इसका, बेसिकली 4 नाम है इसका। क्या क्या? एमोर्फस, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, काइनोप्लाज्म एंड सेंट्रोफेयर, समझ गए। अब देखिए ये जो दो सेंट्रियोल जुड़ा है इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिप्लोसोम। क्या बोलेंगे? डिप्लोसोम बोलेंगे, डिप्लोसोम। अब देखिए, अब ये क्या है? डिप्लोसोम और एमोर्फस जुड़कर क्या बनाता है आपका? सेंट्रोसोम। तो लिख लो, सेंट्रोसोम कैसे बनता है आपका? डिप्लोसोम एंड आपका काइनोप्लाज्म, एमोर्फस, काइनोप्लाज्म, दैट इज काइनोप्लाज्म। ये जुड़कर क्या बनता है आपका? सेंट्रोसोम बनता है। सेंट्रोसोम, समझ गए। तो एक बार रिवीजन कर ले इसका। सेंट्रोसोम की बात करें तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली। 2 सेंट्रियोल्स इस तरीके से परपेंडिकुलर जुड़ा होता है और उसके
अराउंड क्या होता है, पाउडर के फॉर्म में अमोर्फस यानी पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, और काइनोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं और सेंट्रोफेयर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों जो सेंट्रियोल जुड़ा इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम। अब डिप्लोसोम और एमोर्फस अगर जुड़ जाए तो ये क्या बनाता है आपका, सेंट्रोमेयर बनाता है। क्या सेंट्रोसोम बनाता है। क्या बनाता है आपका, सेंट्रोसोम। तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो हमने क्या सीख लिया, हमने राइबोसोम के बारे में जान लिया कि राइबोसोम क्या होता है। हमने और क्या सीखा, साइटोस्केलेटल के बारे में जान लिया डिटेल में, और हमने और किसके बारे में जाना, ये सेंट्रोसोम के बारे में जान लिया। तो इसके एनसीईआरटी पढ़ करके आना और नोट को रिवीजन करके आना अगले क्लास में। तो वी आर डन दिस सेशन। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।